सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को चेक करके बता सके कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर मल्टीपल ऑफ 7 है कि नहीं। तो इस काम को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर 7 का मल्टीपल है कि नहीं। तो जब कोई नंबर 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वह नंबर 7 का मल्टीपल होता है। तो इस लाइन से हम क्या समझ रहे हैं? इस लाइन से हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है तो वो नंबर 7 का मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है 7 से डिवाइड करने में तो वो नंबर 7 का मल्टीपल नहीं है। अब हम अपने VS कोड में चलते हैं और इस प्रॉब्लम के इस सॉल्यूशन को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में वो सी प्रोग्राम लिख लिया है जो कि फाइंड करेगा कि कोई नंबर 7 का मल्टीपल है कि नहीं। लेकिन इस कोड को समझने से पहले चलिए हम एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं कि रन होने के बाद ये हमारा प्रोग्राम आउटपुट किस तरीके से देता है। तो जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया तो सबसे पहले मुझे एक नंबर मांगा जा रहा है इनपुट में, तो मैं एक नंबर दे देता हूँ, मान लीजिए 240 इनपुट में मैंने दे दिया। अब मुझे पता करना है कि ये नंबर 7 का मल्टीपल है कि नहीं। जैसे ही मैं रन करूँगा तो मुझे मैसेज दिखेगा कि 240 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। ओके, तो इसी तरीके से एक बार मैं और रन कर देता हूँ इस कोड को और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर 243। ठीक है, मैं फिर से एंटर करता हूँ तो ये मुझे मैसेज आया कि 243 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 243 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, एक और नंबर मैं ट्राई कर लेता हूँ जो कि मल्टीपल ऑफ 7 होगा, जैसे 343, और मैंने एंटर किया तो मुझे आंसर में मिलेगा कि 343 इज़ मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि जब हम 343 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आ जाएगा कि 343 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। तो चलिए अब समझते हैं हम इस कोड को। इस कोड में हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि हेडर फाइल है, जो कि ज़रूरी होती है हमारे सी प्रोग्राम में क्योंकि हमें printf और scanf का यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। उसके बाद में मेन फंक्शन बनाया हमने। मेन फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया नम नाम का, जो कि इंटीजर टाइप का है। उसके बाद में हमने क्या किया, यूज़र को एक मैसेज दिखाया कि एंटर अ नंबर, और जैसे यूज़र ने मैसेज देखा तो यूज़र एक नंबर एंटर करेगा। तो उस नंबर को रिसीव करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, स्कैनफ यूज़ किया, और स्कैनफ में हमने यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। ठीक है, और नम नाम का जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने यूज़ किया वो %d है। तो यूज़र से इनपुट लेने के बाद अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, अब हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि नम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं है। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हमारे प्रोग्राम में हमने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो चलिए इस कंडीशनल ऑपरेटर को समझते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से कैसे डिसाइड कर रहा है कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इस लाइन को समझने के लिए मैंने क्या किया, इस लाइन को अपने माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में कॉपी पेस्ट कर लिया है ताकि हम इस लाइन को थोड़ा लिख के वैल्यू पुट करके समझ सकें। तो हमने क्या किया है, नम नाम के वेरिएबल में यूज़र से एक वैल्यू ली है। तो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं कि हमने यूज़र से एक वैल्यू ली है जो कि 10 है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर में टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कंडीशन लिखने के लिए, कि जो भी हमारी कंडीशन है वो हम पहले पार्ट में लिखेंगे। दूसरे पार्ट में अगर कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन सही होती है, तो हम इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हम इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मान लीजिए कि यूज़र ने नम की वैल्यू 10 दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नम की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो नम की वैल्यू है 10 मॉडुलस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, डबल इक्वल टू मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू को कंपेयर करता है। तो लेफ्ट में जब इसको हम सॉल्व करेंगे 10 मॉडुलस 7 तो हमें क्या मिलेगा, जब हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे
तो हमें जो रिमाइंडर होगा वो 3 मिलेगा, ठीक है। और जब मॉडुलर साइन का यूज़ करते हैं हम, तो ये रिमाइंडर जो होता है वो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, इसकी वैल्यू मिली 3, ठीक है। अगर हम सिर्फ डिवाइड का साइन लगाते हैं, सिर्फ डिवाइड का साइन लगाते हैं यहाँ पे, तो हमें कोशेंट मिलता, लेकिन हमने मॉडुलर साइन लगाया है तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। अब हमें बताना है कि 3 इज़ इक्वल टू 0, कि क्या 3 जो है वो 0 के बराबर है। तो ये कंडीशन जो है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 3 और 0 बराबर नहीं है। तो जब कंडीशन गलत होगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे इस फॉल्स वाले स्टेटमेंट में, और इस फॉल्स वाले स्टेटमेंट में जाके प्रिंट होगा कि परसेंटेज डी मतलब नम की वैल्यू मतलब 10 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, 10 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यूज़र जो है वो नम की वैल्यू देता, मान लीजिए 21, ठीक है, यूज़र नम की वैल्यू क्या देता, 21 देता, तब इस वाले कंडीशन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि 21 मॉडुलस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब हम 21 को 7 से डिवाइड करें। जब हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 21 मिल जाएगा और हमारा रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। तो जब ये मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, क्या 0 जो है 0 के बराबर है, हाँ, कंडीशन एकदम सही है। और कंडीशन सही है तो हम कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, हम ये पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है परसेंटेज डी मतलब नम की वैल्यू, मतलब 21 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, 21 जो है मल्टीपल ऑफ 7 है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से ये डिसाइड कर पा रहा है कि कोई नंबर 7 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन के बाद अब हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे और हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में जो समझने वाली लाइन थी वो बस केवल ये कंडीशनल ऑपरेटर वाली लाइन थी, बाकी सारी लाइंस बहुत इजी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।